Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the legislature, union and states. बेटा इस वीडियो में हम लोग यूनियन लेजिस्लेचर को भी डिस्कस करेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर को भी डिस्कस करेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा को और राज्यसभा को। स्टेट लेजिस्लेचर में हम लोग पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव असेंबलीज को और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। लेजिस्लेटिव असेंबलीज को हम लोग विधान सभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट को। तो बच्चा पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं और इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे रशिया में इसे ड्यूमा कहते हैं, जर्मनी में राइक्सटैग कहते हैं, वैसे ही हम इंडिया में पार्लियामेंट को संसद कहते हैं। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है या संसद जो है वो क्या है बच्चा, तो वो है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है? अभिव्यक्ति। किसकी अभिव्यक्ति है, किस चीज़ को दिखाती है? तो जो इंडियन पार्लियामेंट है या जो संसद है वो किसको अभिव्यक्त करती है बेटा? हमारी आस्था को। फेथ का मीनिंग क्या होता है? आस्था। हम जो इंडियंस लोग हैं हमारा फर्म बिलीव है डेमोक्रेसी में, है ना। तो हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारी जो आस्था है डेमोक्रेसी में, उसको ही अभिव्यक्त करती है इंडियन पार्लियामेंट। उसी का ही मैनिफेस्टेशन है इंडियन पार्लियामेंट। फिर से एक बार पढ़ के देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? इंडियन पार्लियामेंट और जो संसद है वो मैनिफेस्टेशन है। किसका मैनिफेस्टेशन है? फेथ का। किसके फेथ का? इंडियंस का। कौन सा फेथ? वो फेथ जो हमें डेमोक्रेसी की वैल्यूज में है। वन मैन वन वोट वन वैल्यू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये जो वैल्यूज हैं इनमें हमारा फेथ है और उसी फेथ को दिखाता है इंडियन पार्लियामेंट और संसद। दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है उसी को क्या कहेंगे बेटा? हम डेमोक्रेसी। तो हम डेमोक्रेसी पे फर्म बिलीव करते हैं। जो पार्लियामेंट है वो कॉन्ग्रीगेशन है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का। जितने भी चुने हुए लोग हैं वो एक साथ बैठते हैं, उनकी सभा है। क्या? कॉन्ग्रीगेशन। अब कॉन्ग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इन अ क्राउड और ग्रुप। हम गैदरिंग भी बोल सकते हैं कॉन्ग्रीगेशन को। क्या बोल सकते हैं बेटा? गैदरिंग बोल सकते हैं, या हम कॉन्ग्रीगेशन को बोल सकते हैं द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर, साथ में आना। तो जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो साथ में आते हैं। कहाँ पर? तो बेटा हमारी इंडियन पार्लियामेंट का काम क्या होता है? इट मेक्स लॉस, वो कानून बनाती है और पॉलिटिकल अथॉरिटी को भी एक्सरसाइज करते हैं। ये लोग अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं किसके बिहाफ पे? लोगों के बिहाफ पे। लोगों ने ही तो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजा है, तो अगर ये किसी पावर को एक्सरसाइज करते हैं तो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? लोगों के बिहाफ पे कर रहे हैं। तो हमारी पार्लियामेंट का काम क्या है? नियम बनाना, पॉलिटिकल अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना। ये मीडियम है। किसका मीडियम है? एक्सप्रेसिंग द नीड्स ऑफ द सिटीजन। जितने भी जो जनरल पब्लिक है, सिटीजन्स हैं, उनकी क्या नीड्स है, क्या एस्पिरेशन है, उसको एक्सप्रेस करने का मीडियम है पार्लियामेंट। देयर एप्रीहेंशंस, देयर एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है बच्चा एप्रीहेंशंस, इसका मीनिंग होता है संशय, भय, डर, चिंता, अनिश्चितता कि भाई यार आगे हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कैसे होगा। तो एप्रीहेंशंस। ठीक है, तो आपकी जितनी भी एप्रीहेंशन है मतलब आपकी जो चिंताएं हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, आप क्या चाहते हैं कंट्री से, उनको भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है बात। तो जो पार्लियामेंट है उसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लोगों की नीड को, उनकी चिंताओं को और उनके एक्सपेक्टेशंस को। मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो क्या उनकी ज़रूरत है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का क्या डर है, ये सब हम पार्लियामेंट के मीडियम से, पार्लियामेंट की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का वो है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, नियम बनाना, कानून बनाना। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का। जो सिटीजन्स होते हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लॉज को फॉलो करेंगे। जो फंक्शंस है गवर्नमेंट के वो 3 ऑर्गन्स के थ्रू कैरी आउट होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। किसका काम है? लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव्स का क्या काम है? वो जो लॉज लेजिस्लेचर ने बना दिए हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना। इम्प्लीमेंट करवाना मतलब लागू करवाना। जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी इंश्योर करेगी बच्चा, मेक श्योर करेगी कि ये जो लॉज बनाए गए हैं
वो कैरी आउट होंगे along with the resolution of disputes। ये जो नियम कानून बनाए गए हैं ये प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, लोग फॉलो कर रहे हैं तो ओके, जो फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे क्या पनिशमेंट दी जाए, ठीक है, किस तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जाए, ये कौन देखेगी, हमारी जुडिशरी। और जुडिशरी एक और काम करती है बेटा, वो बहुत अच्छा है, जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉज। अगर जुडिशरी को लग जाए कि भैया जो लेजिस्लेचर है उसने जो लॉ बनाए हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो जुडिशरी बोल सकती है कि भाई ये लॉज तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसे तो वापस लेना पड़ेगा। इतनी पावर हमारी जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी पहली बात तो इंश्योर करेगी कि लॉज को प्रॉपरली कैरी आउट किया जाए, डिस्प्यूट मैकेनिज्म प्रॉपर हो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टाइमली हो, और साथ ही साथ ये इंटरप्रिट करेगी लॉज को। अगर इन्हें लगता है कि लॉज अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो ये गवर्नमेंट को फोर्स करेगी टू विड्रॉ देम। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करने वाली है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काम करने वाली है, इसके बीच में किस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड किया, अब हम वो देखेंगे। तो बच्चा हम लोगों ने पहले बनाई है यूनियन लिस्ट। देखो 3 लिस्ट बना दी हमने, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। और इन तीनों लिस्ट के अकॉर्डिंग हमने इंश्योर किया है कि भाई यूनियन का काम ये है, यूनियन ये करेगा, स्टेट का काम है, स्टेट ये करेगा। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स आएंगे बेटा जिनमें यूनियन भी लॉज बना सकता है और स्टेट भी लॉज बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिनमें लॉज बनाने का जो पूरा पावर होता है वो सिर्फ किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है, मतलब यूनियन लेजिस्लेचर के पास होता है। तो यूनियन लेजिस्लेचर जिन सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाएंगी वो हमने किस में डाले हैं, यूनियन लिस्ट में। एंड दीज लॉज अप्लाई टू द होल कंट्री, और ये जो लॉज होंगे वो पूरी कंट्री पे यूनिफॉर्मली अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी लॉ रिलेट करता हो डिफेंस से, फाइनेंस से, फॉरेन अफेयर से, तो उसको बनाने का काम कौन ही करेगा, पार्लियामेंट, ठीक है। एनी लॉ रिलेटिंग टू डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स कैन ओनली बी मेड बाय पार्लियामेंट। हम यूएसए के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप रखेंगे, हम रशिया के साथ कैसे रिलेशनशिप रखेंगे, ये पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा। इट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा। हमारी कंट्री का डिफेंस इक्विपमेंट्स कहाँ से आएगा, कितने सोल्जर्स हमें कहाँ पर डिप्लॉय करने हैं, ये भी पार्लियामेंट से डिसाइड होते हैं, स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। और फाइनेंस भी। नाउ बेटा देखो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बेटा इन 28 स्टेट्स में 8 यूनियन टेरिटरीज में डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की जाती है। तो क्या पार्लियामेंट एक सेम पॉलिसी बना सकती है सारे 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए रिगार्डिंग एग्रीकल्चर? ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने एग्रीकल्चर किसको दे दिया है, स्टेट को। साथ ही साथ अगर हम इरिगेशन की बात करें तो किसी स्टेट में पानी बहुत गिरता है, किसी में बिल्कुल नहीं गिर रहा है, किसी में मीडियम मतलब ठीक ठाक गिर रहा है। तो क्या इनके लिए पार्लियामेंट से एक सेम पॉलिसी बन सकती है, किसको कितना इरिगेशन मिलना चाहिए? नहीं बन सकती। तो ये भी स्टेट डिसाइड करता है। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी, इरिगेशन पॉलिसी, लॉज रिगार्डिंग इरिगेशन, लॉज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, ये बेसिकली किसके हाथों में होता है, स्टेट लिस्ट के हाथों में होता है। तो स्टेट नियम बनाएगा लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, पुलिस, हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। पुलिस स्टेट लिस्ट में आएगा और डिफेंस यूनियन लिस्ट में। अब एक तीसरी लिस्ट भी है बच्चा जिसमें को हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जहां पर लॉज बनाना दोनों के हाथों में होता है। पार्लियामेंट भी लॉज बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी लॉज बना सकती हैं। देखो आप जिस भी स्टेट में रहते होंगे, जैसे सपोज करो आप यूपी में रहते हैं, तो वहाँ पर यूपी बोर्ड भी रन करता है और सीबीएसई भी रन करता है और आईसीएसई भी रन करता है ना। तो सीबीएसई को रन करने वाले कौन है, यूनियन से रन हो रहा है ना। नेशनल लेवल पे एक जैसी पॉलिसीज है सीबीएसई की। पर यूपी बोर्ड में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ डिसाइड करने का काम यूपी स्टेट का ही है कि कब रिजल्ट आएगा, कब पेपर होंगे, ये बैठ के कौन डिसाइड कर सकता है, यूपी स्टेट। पर
सीबीएसई का जो एग्ज़ाम होता है 10th-12th बोर्ड का, वो पूरे कंट्री में एक फिक्स डेट पे स्टार्ट होता है, फिक्स डेट पे ख़त्म होता है। एक ही दिन पूरे कंट्री का रिजल्ट आ जाता है, पूरे कंट्री में जितने भी बच्चों ने 10th और 12th को अटेम्प्ट किया होगा। सो बात ये है कि कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें सेंटर भी इन्वॉल्व है और स्टेट भी इन्वॉल्व है। मतलब यूनियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट भी उसके ऊपर कानून बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी उसके ऊपर कानून बना सकता है। चलो, तो जैसे एजुकेशन है, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लेबर है, इस पे दोनों ही लोग नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और सेंटर भी। जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज दोनों मिलके किसी पर्टिकुलर मैटर पे या अलग अलग किसी पर्टिकुलर मैटर पे कानून बना दे, जो भी आइटम कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है उसके ऊपर, और इनके बीच में हो जाए क्लैशेस, तो बेटा कभी भी ऐसे क्लैशेस, ऐसे डिस्प्यूट्स में जीतेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ही, क्योंकि वी आर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होते हैं वहाँ पर चलती ज़्यादा किसकी है? सेंटर की। हमने हमारे गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को इस तरीके से बनाया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो जब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बनाती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करे एक दूसरे से, तो जो लॉ बनाया जाएगा पार्लियामेंट में टेक प्रेसिडेंस ओवर द लॉ मेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। किस लॉ की ज़्यादा चलेगी? पार्लियामेंट वाले की चलेगी, स्टेट लेजिस्लेचर वाले की नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जांपल है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है। अब हम यूनियन लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे बेटा। तो जो यूनियन लेजिस्लेचर है इसे ही हम पार्लियामेंट कहते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर को ही हम क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। जो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी नेशन की, फिर से ध्यान से सुनो, जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसी को हम पार्लियामेंट कहते हैं। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री की। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल है हमारी डेमोक्रेसी का, पार्लियामेंट सबसे सिग्निफिकेंट सिंबल है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का। लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा स्टैंड्स फॉर लोअर हाउस, राज्यसभा स्टैंड्स फॉर अपर हाउस, एंड द प्रेसिडेंट टुगेदर फॉर्म पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट आपको बनानी है तो आपको, मैंने अच्छा चैप्टर की शुरुआत में भी इसको इंक्लूड नहीं किया था। जब हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करते हैं, इट मीन्स हम बात करें लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों की, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कौन भी आएंगे? प्रेसिडेंट। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट मिलके क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। इट मीन्स पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। अब हम लोकसभा को पढ़ेंगे तो लोकसभा को बेटा लोअर हाउस कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। इसे लोअर हाउस भी कहते हैं और हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उन्हें डायरेक्टली चुना किसने है? लोगों ने, इसीलिए इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। ये जो मेंबर हैं जो लोकसभा में बैठेंगे उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया है किसने? जनरल पब्लिक ने, कॉमन मास ने। कंपोजिशन क्या होता है? तो ईच स्टेट हैज़ फिक्स नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। हर स्टेट की लोकसभा में फिक्स नंबर ऑफ सीट होती है और ये किस पे डिपेंड करेगी? स्टेट की पॉपुलेशन। अब आप सोचो कि गोवा जो सबसे बहुत ही छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो वहाँ से भी सेम रिप्रेजेंटेटिव आए एज यूपी और बिहार से आ रहे होंगे, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा बेटा। स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसे लोकसभा में सीट्स दी गई हैं। और ये जो लोकसभा सीट्स होती हैं इन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक टेरिटोरियल एरिया होता है जिसे रिप्रेजेंट करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। हमारा जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हम लोग होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो जो होशंगाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेटा, पूरा डिस्ट्रिक्ट अकेला कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है। पार्ट्स ऑफ रायसेन, पार्ट्स ऑफ नरसिंगढ़, रायसेन और होशंगाबाद। और हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो हैं उदय प्रताप सिंह। तो आप लोगों को भी आपके एरिया के एमपी का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कितने एरियाज से मिलके बनी है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट आता है, रायसेन आता है और पार्ट्स ऑफ रायसेन, पार्ट्स ऑफ नरसिंगढ़, पार्ट्स ऑफ रायसेन, पार्ट्स ऑफ नरसिंगढ़ और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट पूरा आता है। तो वैसे ही आपको भी बताना है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस किस एरिया को मिलकर बनी है, साथ ही साथ आपके एमपी का नाम। हमारे एमपी का नाम क्या है? उदय प्रताप सिंह।
आप लोग अपने एमपी का नाम लिखना। जो लोकसभा होता है उसमें मैक्सिमम 552 मेंबर्स आ सकते हैं, जिसमें से 530 मेंबर आएंगे स्टेट से, 20 मेंबर आएंगे यूनियन टेरिटरीज से, और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। अब एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं बेटा? जिनके जो भी बच्चे हैं, जिनके जो पापा हैं फादर साइड से वो अगर यूरोप है और जिनकी मम्मी इंडियन है, मम्मी इंडियन होगी और पापा कोई भी यूरोपियन हो सकता है, वो फ्रेंच हो सकता है, पोर्तुगीज हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, तो ऐसे पेरेंट्स से हुए बच्चों को हम कहते हैं एंग्लो इंडियंस। तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे यार कि भाई हाउस में जो रिप्रेजेंटेशन है एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ का वो तो है ही नहीं, मतलब हमारी कंट्री में एंग्लो इंडियंस लोग रह रहे हैं पर उनका उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, तो वो नॉमिनेट कर सकता है अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो तो। पर 2024 में बेटा अब जो इलेक्शन होंगे उसमें नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने ये जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स वाला कंसेप्ट है इसे ख़त्म कर दिया है। उनका कहना ये है कि बेटा अगर आज़ादी के बाद तक भी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा जिसे हम एंग्लो इंडियंस कह रहे होंगे, अब तो वो चला गया होगा और जिंदा भी होगा तो ठीक है, बाकी उसके बाद तो ऐसा कुछ कॉलम हमने रखा ही नहीं है। तो अब 2024 के जो इलेक्शंस होंगे उसमें 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे। हो सकता है कोई इलेक्ट हो के आ जाए, वो एक अलग बात है, पर कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होगा। आप लोग गूगल को इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं गूगल से। एट प्रेजेंट लोकसभा हैज 545 मेंबर। अभी हमारी करंट लोकसभा में कितने मेंबर है? 545। नो मोर सेक्शन में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट इज नेम डिफरेंटली एट डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम है पार्लियामेंट के। जापान में से बोलते हैं डाइट, यूएसए में बोलते हैं कांग्रेस, रशिया में बोलते हैं ड्यूमा, इंडिया में संसद, अफगानिस्तान में नेशनल असेंबली एंड नेपाल में प्रतिनिधि सभा। अब एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि भैया आप कब मेंबर बन सकते हैं लोकसभा के। तो पहला, आप इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, आपकी एज 25 ईयर्स हो। पहले आप भारतीय नागरिक हो। दूसरा, आपकी उम्र कितनी हो? 25 साल हो। अगर आप लोकसभा के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको 25 साल का होना जरूरी है और भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है। आप एक रजिस्टर्ड वोटर हो। थर्ड है, नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आप अपराधी ना हो। अगर आप अपराधी होंगे, ऑफेंडर होंगे, तो भी आपको लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। आपके पास वो सारे क्वालिफिकेशंस भी होने चाहिए बच्चा जो पार्लियामेंट ने प्रेस्क्राइब किए हैं। अब हम एक कंपैरिजन देखेंगे या हम यूनियन लेजिस्लेचर को फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे। तो यूनियन लेजिस्लेचर में आता है लोकसभा और राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा की 552 मेंबर्स, राज्यसभा की 250 मेंबर्स। अब ये जो 550 मैक्सिमम लिमिट हो सकती है, इसमें क्लासिफिकेशन कैसे, कितने मेंबर कहाँ से आएंगे? तो 530 आएंगे बेटा स्टेट से, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होंगे। 20 जो मेंबर्स होंगे वो यूनियन टेरिटरीज से आए हुए होंगे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव होंगे यूनियन टेरिटरीज के। और ये जो 2 मेंबर्स हैं इन्हें नॉमिनेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट जो बिलोंग करते होंगे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। पर 2024 में जो इलेक्शन होगा उसमें ये लोग नहीं होंगे। अब राज्यसभा की बात करें तो ये जो 250 है इसमें से 238 आते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से और 12 मेंबर्स आते हैं जिन्हें नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये अपनी फील्ड में एक्सीलेंस हासिल कर चुके लोग होते हैं। कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, कोई सिंगर होता है, कोई प्लेयर होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर मेंबर रहे हैं, रेखा मेंबर रही हैं राज्यसभा की, है ना। तो आप अपनी फील्ड में जब एक्सीलेंस हासिल कर लेते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई सपोज करो क्या चला वो लोग सेवा करते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, अरे मुझे याद ही नहीं आ रहा, मतलब वो लोग नहीं होते कुछ जो बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं लोगों की। अगर आप वो हैं, आप कोई बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, कोई बहुत बढ़िया साइंटिस्ट हैं, आपने कोई लिटरेचर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, हमारे मैरी कॉम हो गए, ये दोनों भी राज्यसभा के मेंबर रहे हैं। तो जब आप अपनी फील्ड में एक्सीलेंस को अचीव कर लेते हैं तो ऐसे 12 व्यक्तियों को चुन के कौन लेके आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। अलग अलग कैटेगरी होती है, डांसर होता है, साइंटिस्ट होता है, प्लेयर होता है, सिंगर भी हो सकते हैं। अब हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम विधान परिषद कहते हैं, विधानसभा के मेंबर को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को एमएलसीज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं।
अब हम बात करेंगे टेन्योर की, टाइम पीरियड की। तो जो लोकसभा है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो होता है बच्चा फिक्स 5 years। पर ये फिक्स नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता है? देखो यूजुअली लोकसभा को इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, पर कई बार सरकार बीच में भी गिर जाती है ना, 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाती। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो कई बार हाउस को डिसॉल्व कर देता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। टेन्योर पूरा भी नहीं हुआ और प्रेसिडेंट ने हाउस डिसॉल्व कर दिया। जब ऐसा लगने लगे कि जो रूलिंग पार्टी है उसके पास अब मेजोरिटी नहीं रही, रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी खत्म हो गई है, या कुछ मेंबर्स ने क्विट कर दिया है, दूसरी पार्टीज को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। जब गवर्नमेंट बनी थी तो वो एक पार्टी में थे, पर गवर्नमेंट बनने के बाद वो पार्टी की पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिए, किसी मेंबर ने क्विट कर लिया, और ऐसे टाइम में लगे कि भाई अब मेजोरिटी नहीं है, तो तो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा को। ऑन द अदर हैंड, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी का टाइम चल रहा होता है, तो जो टेन्योर, जो टाइम पीरियड होता है लोकसभा का, उसको 1 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। जो 5th लोकसभा थी वो 1971 से 77 तक चली थी। कब इलेक्ट हुई? 1971 में। चली कब तक? 1977 तक। मतलब ये तो 5 साल से ज़्यादा चली ना। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि इस टाइम में लगी थी इमरजेंसी, और वो इमरजेंसी लगाने वाली थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन लूज करने की न्यूज़ सुनते ही कि भैया मुझे कहा गया है, सिटिंग सीएम थे उस टाइम इंदिरा गांधी, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि जो इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस हैं वो फ्रॉड से उन्होंने जीते हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज का यूज़ उन्होंने इलेक्शंस में किया है। तो इंदिरा गांधी को ये बात पचती नहीं है और वो इम्पोज कर देती हैं इमरजेंसी। कब लगा देती हैं वो इमरजेंसी? 1975 में। और इसीलिए जो लोकसभा होती है वो 2 साल और 1 साल और चल जाती है, ठीक है। 2 साल नहीं, 1 साल। मतलब वैसे आइडियली 1971 में बनी थी, तो ख़त्म कब होना था इसको? 1976 में, पर 1 साल और चल गई वो, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने। क्यों क्यों लगाई थी? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया था कि जो इंदिरा गांधी हैं उन्होंने जो चुनाव जीते हैं, जिससे जीत कर वो पार्लियामेंट में पहुंची हैं और प्राइम मिनिस्टर बनी हैं, वो चुनाव में उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरीज का मिसयूज़ किया था। इलेक्शन प्रोसीजर की बात करें हम, तो जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, उन्हें डायरेक्टली लोग चुनते हैं थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। अब सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है कि मैं किस पार्टी को वोट दे रही हूँ, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, ये मेरे घर में या मेरे आसपास किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। मतलब जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको इस तरीके का एक पैनल बना के दे दिया जाता है। पैनल नहीं, मतलब एक क्या बोलना चाहिए, एक बॉक्स टाइप के बना के दे दिया जाता है, जिसके अंदर आप जाते हो, आप वोट देते हो, और आपके आसपास में जो व्यक्ति होते हैं वो देख नहीं पाते हैं कि आपने वोट किसको दिया। इसी को कहते हैं सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट इंश्योर कराता है कि जो वोटर है सिर्फ वही जान पाएगा कि उसने किसके लिए वोट किया है। सीक्रेसी को मेंटेन किया जाता है। हर एडल्ट सिटीजन जो इंडिया का है, जिसकी 18 साल की उम्र है या वो उससे बड़ा है, वो वोट दे सकता है। वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। The candidate who secure more votes than the other becomes the member of parliament. Elections take place in every 5 year। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। तो जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और अभी करंट स्पीकर है ओम बिरला। बेटा अभी वीडियो पॉज करके एक बार तुम किसके इमेज को देखो? ओम बिरला की, तो ज़्यादा तुम लोगों को कनेक्ट कर पाओगे, ध्यान रहेगा। अभी प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है लोकसभा का? वो है ओम बिरला, वो है ओम बिरला। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम किस नाम से जानते हैं? स्पीकर के नाम से जानते हैं। स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनमें से ही स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। ये रूलिंग पार्टी से ही यूजुअली बिलोंग करता है। तो जैसे अभी जो ओम बिरला है वो किस पार्टी से बिलोंग करते होंगे? वो बिलोंग करते हैं बीजेपी से, क्योंकि अभी को लोकसभा में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसी से बिलोंग करता है कौन? हमारा स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है लोकसभा का। जितने भी मेंबर होते हैं वो स्पीकर की प्रेजेंस में ही ओथ लेते हैं। वो प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करता है, हाउस के ऑर्डर को मेंटेन करता है। और जो स्पीकर है बेटा वो होता भले ही रूलिंग पार्टी से है, पर वर्क उसे इम्पार्शली करना पड़ता है।
शी ही कैन ओनली वोट इन केस ऑफ टाई। अगर किसी मैटर में कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई वोटिंग हो जाए और हाँ के पक्ष में भी 50 लोग खड़े हैं और ना के पक्ष में भी 50 लोग खड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टाई। तो ऐसे में जो हमारा स्पीकर है वो वोट दे सकता है और किसी को भी +1 करके 51 बना सकता है, और वो हाँ या ना में जिसमें भी फेवर करेगा वो बात होगी। तो भाई अगर पूछा जाए क्या क्या स्पीकर वोट कर सकता है, तो बोलना हाँ, पर क्या हमेशा वोट कर सकता है, तो बोलना ना। कब वोट कर सकता है? टाई के केस में। JV मवलांकर हमारे फर्स्ट स्पीकर थे, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा JV मवलांकर, और पहली वुमेन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, करंट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। अब हम पढ़ेंगे बेटा राज्यसभा को। तो जो राज्यसभा होता है उसे हम अपर हाउस कहते हैं या काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पर? सेंट्रल लेवल पे। तो जो राज्यसभा है वो क्या है? अपर हाउस है, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। ये क्योंकि नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे ये हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये परमानेंट बॉडी है, इसे पूरी तरह डिसॉल्व कभी भी प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। ये परमानेंट बॉडी है एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व इवन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी इसे डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? 250। अभी करंट में कितने मेंबर हैं? 245 मेंबर्स हैं। द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट 238 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के 238 मेंबर कहाँ से जाएंगे? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट, जो कि होंगे बहुत ही एमिनेंट पर्सन अपनी फील्ड में। वो फील्ड आर्ट भी हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है, साइंस हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, सोशल सर्विसेज भी हो सकता है। उस टाइम मुझे सोशल सर्विसेज याद नहीं आ रहा था, देखो तो वो किसकी बात मैं कर रही थी उस टाइम? सोशल सर्विसेज की। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बेटा लोकसभा में जब आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना होता है तो आपको कितनी एज चाहिए? 25 ईयर्स। पर बेटा राज्यसभा का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स। ठीक हुई बात। लोकसभा में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है तो एज की रिक्वायरमेंट कितनी है? 25। पर वहीं राज्यसभा के लिए कितनी है? 30। वो सारे क्राइटेरिया जो हमने लोकसभा के केसेस में पढ़े थे कि आप लोकसभा के मेंबर कब बन सकते हो, सारे सेम है कि आप ऑफेंडर नहीं होने चाहिए, आप इंडियन नेशनलिस्ट होने चाहिए, मतलब इंडिया के नागरिक होने चाहिए, आप किसी केस में अपराधी ना हो, है ना, आप अनसाउंड माइंड के पर्सन ना हो, मतलब आप मेंटली साउंड हो, ठीक है, फिर आप ऑफेंडर ना हो, आप इंडियन सिटीजन हो। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस अगर आप पूरे करते हैं, जो कि लोकसभा के केस में अभी हम पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के केस में भी वो सारे सेम हैं, बस एज का डिफरेंस है, और वो एज का डिफरेंस है 5 ईयर्स का। यहाँ पर 30 ईयर्स होता है, वहाँ पर लोकसभा में 25 ईयर होता है। अब हम बात करेंगे टेन्योर की, समय अवधि, टाइम की। तो हर जो मेंबर होता है लोकसभा का उसका टर्म होता है 6 साल। हर 2 साल में जो टेन्योर होता है 1/3 मेंबर का वो एंड हो जाता है और उनकी जगह हम नए मेंबर्स को चुन लेते हैं। एवरी मेंबर हैज़ टर्म ऑफ 6 ईयर। हर मेंबर का टर्म कितना होता है? 6 ईयर। एवरी 2 ईयर में जो 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह हम नए मेंबर ले आते हैं। ये जो मेंबर्स होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुनते हैं। राज्यसभा में जो लोग आने वाले हैं उन्हें चुनेगा कौन? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर। अब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होता है बच्चा? हमारी कंट्री का जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे ही आप वाइस प्रेसिडेंट बने कंट्री के, वैसे ही आप क्या बन जाते हो? राज्यसभा के चेयरमैन। इस बात को याद रखना, जैसे ही आप कंट्री के क्या बने? वाइस प्रेसिडेंट, वैसे ही आप क्या बन जाओगे? राज्यसभा के चेयरमैन। ठीक है। और ही और शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर मिल के इलेक्ट करते हैं। बेटा ही और शी जो चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, भले वो मेल हो या फीमेल हो, चेयरमैन दोनों में से कोई भी बन सकता है, पर ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। फिर भी अगर किसी मैटर में टाई हो जाए तो ये अपना वोट दे सकते हैं, अपने वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बेटा मेल और फीमेल दोनों बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ही, शी, हर, हिज चल रहा है। इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा के समान ही होती हैं।
ठीक है। जैसे लोकसभा स्पीकर की ड्यूटी होती है कि प्रॉपर कंडक्ट होता रहे लोकसभा का, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, सबको मौका मिले कि सब अपनी बातों को रख पाए, तो वैसे ही राज्यसभा के चेयरमैन का काम होता है। इन हर एब्सेंस और हिज एब्सेंस, अगर ये एब्सेंट होंगे तो जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा वो मीटिंग्स को प्रिसाइड करेगा। जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है उसे राज्यसभा के मेंबर आपस में मिलके चुन लेते हैं। बेटा क्विक रिवीजन के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नाउ पावर, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। तो बेटा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स हैं, ये वो बिल होते हैं जो डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चेंज को लेकर। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना है, कोई नया लॉ जोड़ना है, पुराने को रिपील करना है, ख़त्म करना है, या जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें कोई चेंज करना है, तो हम क्या लेके आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंज करना है और ऐसे बिल को आप लेके आ रहे हैं तो वो दोनों जगह कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, या लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो अब हम देखते हैं तीनों बिल का एक बार कंपैरिजन। ऑर्डिनरी बिल, अ प्रपोजल फॉर ऑर्डिनरी लॉज, ये ऑर्डिनरी लॉज के लिए प्रपोजल होता है, ये फाइनेंशियल मैटर्स के लिए होता है मनी बिल। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट से। ये दोनों हाउसेस में इंट्रोड्यूस हो सकता है ऑर्डिनरी बिल, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। पर बेटा हमारा जो मनी बिल है ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये भी दोनों हाउसेस में से किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। हाउ अ बिल बिकम अ लॉ, लॉ कैसे बन जाता है कोई बिल। तो बिल पहले इंट्रोड्यूस होगा हाउस में, फिर उसकी पहली रीडिंग होगी, ठीक है। द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस, और वी कैन से फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल टेक प्लेस, पहली बार रीडिंग होगी, सारे मेंबर्स के पास उसकी कॉपी आ जाएगी, सब उसको रीड करेंगे। जो इम्पोर्टेंस है और जो पर्पस है उस बिल का वो उस पर्सन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा जिसने उसे इंट्रोड्यूस किया होगा। सपोज करो कोई बिल है, अगर उसको किसी एक्स या वाई मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है तो वो एक्स और वाई खड़े होकर उस बिल की इम्पोर्टेंस और पर्पस को बताएगा। जो कॉपीज़ होती हैं बिल की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं मेंबर्स के बीच में। हाउस में जितने भी मेंबर होंगे उन सबको उस बिल की कॉपी मिल जाएगी, जिससे कि वो उसको प्रॉपर्ली रीड कर पाएँ। नेक्स्ट स्टेज में सेकेंड रीडिंग होगी, इसमें थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम जाता है और कई बार बहुत दिन भी लग जाते हैं। अब एक एक चीज़ को हम बहुत ही साउंड ग्राउंड से सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर होता है बेटा डिटेल्ड डिस्कशन। आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं ऑन द पर्पस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल, बिल की क्या ज़रूरत थी, नहीं होता तो क्या होता, इस बिल में ऐसा होता तो ऐसा होता। जो बिल को फेवर करते हैं वो बताते हैं कि भाई ये बिल नेसेसरी क्यों है, और जो इस बिल के अगेंस्ट में रहते हैं वो बताते हैं कि इस बिल में कितने डिसएडवांटेजेस हैं, ये तो बिल्कुल अननेसेसरी है। तो दोनों ही लोग, बिल को सपोर्ट करने वाले भी, बिल को अपोज करने वाले भी, अपनी अपनी बातें पार्लियामेंट के थ्रू रख सकते हैं। चेंजेस इफ एनी आर मेड, अगर अपोजिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बोलता है कि नहीं आपको इस बिल को पास कराना है तो इसमें ये चेंज तो करना होगा, तो चेंजेस किए जाएंगे। फिर अगर रिक्वायर्ड होगा तो बिल को सेकेंड कमिटी, मतलब जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हाउस के दैट प्रेजेंट द बिल, जिस भी हाउस ने उस बिल को प्रेजेंट किया होगा उसके जो सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनकी एक कमेटी होगी, वहाँ पर भी वो कई बार सेकेंड रीडिंग के लिए जाता है, डिस्कशन के लिए जाता है। इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड होगा तो बिल को सेकेंड कमेटी भी डिस्कस करेगी, और कई बार जॉइंट कमेटी भी डिस्कस कर सकती है सिलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। तो बेटा जो सेकेंड कमेटी होती है उसमें सिर्फ उस हाउस के मेंबर होंगे जिसने उस बिल को इनिशिएट किया होगा, पर जॉइंट कमेटी अगर स्टडी करती है मतलब वहाँ पर सिलेक्टेड मेंबर होंगे दोनों हाउस के, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। नेक्स्ट स्टेज में होगी थर्ड रीडिंग। हो माय गॉड, कितनी रीडिंग करते हैं, पहले फर्स्ट रीडिंग, फिर सेकेंड रीडिंग जो कि बहुत डिटेल थी, अब थर्ड रीडिंग होगी। बिल इन इट्स फाइनल फॉर्म इज डिस्कस्ड एंड पुट टू वोट, और बिल को अब हम फाइनल फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो भी चेंज उसमें करने को कहा गया था वो सारे चेंजेस के बाद। तो अब जो फाइनल फॉर्म है वो आ गया है, उसके ऊपर डिस्कशन होगा और फिर उसे वोट के लिए दे दिया जाएगा। अगर मेजॉरिटी मेंबर मोर देन 50% लोग अप्रूव कर देते हैं तो वो दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, कहा जाएगा भाई एक हाउस से तो ये पास हो गया है। लोकसभा में पास हो गया होता है तो वो राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा में अगर पास हो गया होगा तो लोकसभा जाएगा, और सेम प्रोसीजर वहाँ पर भी फॉलो होगा, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, चेंजेस रिक्वायर्ड,
फिर बिल को डिस्कशन के लिए लाया जाएगा, थर्ड रीडिंग होगी, फिर बिल पे डिस्कशन होगा और वो फिर वोटिंग के लिए आ जाएगा। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अदर हाउस ईदर passes द बिल और sends it back for with their suggestion। दूसरा हाउस या हो सकता है कि वो बिल को फटाफट से पास कर दे, या हो सकते कहे कि भैया हमें ये सजेशंस देने हैं, ये चेंजेस इस बिल में हमें चाहिए, तो वो आप कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर देखते हैं। अगर बिल दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो बिल फिर प्रेसिडेंशियल कंसेंट के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट उसको पढ़ के अपने सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। और बिल अगर एक हाउस में अटक गया तो फिर से उस पर डिबेट, डिस्कशन, वो सारी चीज़ें चालू हो जाएंगी। वंस साइन बाय प्रेसिडेंट, एक बार प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो वो क्या बन जाता है, लॉ, कानून। हम एक बार प्रोसेस ऐसे देख लेते हैं। रीडिंग, डिस्कशन होगा, बिल हाउस में आएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन, वोटिंग होगी, फिर बिल दूसरे हाउस में चला जाएगा, फिर प्रेसिडेंशियल कंसेंट के लिए, और फिर बिल लॉ बन जाएगा। एक हाउस में बिल के ऊपर रीडिंग, डिस्कशन हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, उसके ऊपर वोटिंग हुई, फिर बिल दूसरे हाउस में पहुंचा दिया जाएगा, फिर उस पर प्रेसिडेंशियल कंसेंट ली जाएगी, फिर वो बिल लॉ बन जाएगा। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.